सेक्सुअल ऑफेंडर की साइकोथेरेपी या नफ्सियाती इलाज किस तरह से किया जाता है और क्या ये सक्सेसफुल होता है या नहीं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। The question is, to what extent can sexual offending can be considered to be controlled by psychological treatment? Discuss core characteristics of that treatment. साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए हम सेक्सुअल ऑफेंडिंग को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं किसी ट्रीटमेंट के थ्रू, तो उस ट्रीटमेंट की कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? Before knowing the answer of that question, hello my dear YouTube family, welcome back to Eastern Psychologist and Assalamu alaikum to everyone who is watching the video right now. ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की गई जिससे हम सेक्सुअल ऑफेंडर्स को ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपने डेविएंट थॉट्स एंड इंटरेस्ट को एलिमिनेट कर सकें और उस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकें जिसमें उनका अप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर, थॉट्स एंड इंटरेस्ट शो हो। हम उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं और ये ट्रीटमेंट इक्वली इफेक्टिव है फॉर द एडोलसेंट एंड एडल्ट सेक्सुअल ऑफेंडर्स एज वेल। अब ये टेक्निक्स किस तरह से डेवलप की गई? ये टेक्निक्स इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रीटमेंट्स यूज़ की जाती हैं या कम्युनिटी में जो ट्रीटमेंट्स यूज़ की जाती हैं, उन दोनों को मिला के एक कोर ट्रीटमेंट तैयार की गई जिससे हम कन्विक्टेड या रीऑफेंडिंग की टेंडेंसी को डिक्रीज कर सकते हैं या उसे कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द प्रॉपर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अप्रोचेस हैं कौन कौन सी? साइकोडायनामिक थ्योरी सजेस्ट करती है कि सेक्सुअल बिहेवियर इनग्रेन्ड होते हैं, मतलब बहुत स्टार्ट में ही हमारे अंदर डेवलप हो चुके होते हैं, हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन चुके होते हैं, तो हम इनको चेंज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है इसको चेंज करना। साइकोडायनामिक थ्योरी ये भी कहती है कि अगर हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो ये हमें बहुत इन डेप्थ करनी पड़ेगी और इसमें बहुत सारे साल भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादातर फोकस ये होता है कि हम इंडिविजुअल के करैक्टर को रीबिल्ड करें। इसमें बहुत से साल लग सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में स्टिल साइकोडायनामिक अप्रोच को यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये भी एक डिफरेंट अप्रोच है। इसका एम होता है कि हम सेक्सुअल ऑफेंडिंग को रिड्यूस करें थ्रू द एंटी एंड्रोजेनिक मेडिकेशंस के थ्रू, ताकि हम उसके सेक्सुअल अर्ग्स को ही मिनिमाइज कर दें। However, only the most aggressive offenders are found to have high levels of sex hormones. एग्रेसिव ऑफेंडर्स में ही सेक्स हार्मोन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हर तरह के सेक्स ऑफेंडर्स के लिए इफेक्टिव नहीं होती। नेक्स्ट आ जाती है कोग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि हम इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं जिसमें एड्रेस करते हैं हम डिनाइल को, मिनिमाइजेशन को, कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस, विक्टिम एम्पैथी, मॉडिफिकेशन ऑफ डेविएंट सेक्सुअल इंटरेस्ट, इन्हेंस करते हैं सोशल स्किल्स को, सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिलेप्स प्रिवेंशन प्लान्स। रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान्स भी इसमें डेवलप किए जाते हैं। कोग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच का कहना है कि हम इसमें ये सारे प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं और इनको मिनिमाइज करते हैं और इनको कंट्रोल में लेकर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिनाइल। व्हाट इज डिनाइल? सेक्स ऑफेंडर्स ओपन डिनाइज। सेक्स ऑफेंडर ज़्यादातर किसी भी बात से इनकार कर देते हैं। दैट इज दे क्लेम दे डिड नॉट डू व्हाट दे आर एक्यूज्ड ऑफ or that the victim consented or failed to take full opportunity of their sexual offending. It's clear कि वो बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, या विक्टिम जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है, वो गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, वो अपने सारे सेक्सुअल ऑफेंडिंग की फुल अपॉर्चुनिटी लेने से इनकार कर देते हैं या उसमें फेल हो जाते हैं। In fact, approximately 70% of sexual offenders deny or minimize having ever committed a sexual crime. 70% सेक्सुअल ऑफेंडर्स अप्रॉक्सीमेटली डिनाई कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं सारे कॉन्सिक्वेंसेस को और उनके रिजल्ट्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिनाई कर देते हैं। ऑफन ब्लेम इज शिफ्टेड टू समवन एल्स। इनका जो भी ब्लेम होता है किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट होता है, इंक्लूडिंग द विक्टिम और सम एक्सटर्नल फैक्टर। या तो विक्टिम का कसूर है या फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर, इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हो गया कि वो ये काम करने पर मजबूर हो गए। ब्लेम इज शिफ्टेड टू समवन एल्स। For example, sex offenders will often say the victim wanted to have
sex with me, or I was drunk and I didn't know what I was doing. या तो विक्टिम ऐसा चाहता था या फिर मैंने कुछ शराब पी ली थी या कुछ मैंने ऐसा नशावर चीज़ खा ली थी कि उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या रही हूँ. Assessment of denial and acceptance of responsibility are most often done through self-report questionnaire. और ये हमने कहाँ से आइडेंटिफाई किया कि ऑफेंडर डिनाइल को यूज़ करता है, ये हमने सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर के थ्रू हमने ये सारी मालूमात इकट्ठी की और असेस किया कि 70% सेक्सुअल ऑफेंडर्स डिनाइल को यूज़ करते हैं. सेक्स ऑफेंडर्स की डिनाइल या मिनिमाइजेशन को असेस करने के लिए क्लार्क सेक्स हिस्ट्री क्वेश्चनर फॉर मेल्स रिवाइज्ड SHQR डेवलप किया गया और मोस्टली यूज़ किया जाता है. ये एक कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट है किसी भी इंडिविजुअल की सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में. ये स्पेशली क्रिएट किया गया है मेल ऑफेंडर्स को असेस करने के लिए, जिससे हमें हेल्प हो जाती है ऑफेंडर्स के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में और उनकी सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को डिटरमाइन करने में, ताकि हम उनका एक अच्छा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम डेवलप कर सकें. इसके फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हैं? The SHQR item booklet consists of a demographic section and sex history questionnaire. 2 सेक्शन हैं इसमें. इसके क्वेश्चनर पोर्शन में 508 क्वेश्चन हैं जो कि मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में हैं. The SHQ response form is a scannable form designed for the respondent to record their answers on. ये अब कहाँ पर अवेलेबल है? ये MHS एक स्कोरिंग सर्विस है, एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आपको ये इजीली मिल जाता है और इसकी स्कोरिंग सर्विसेज भी वहाँ पे मौजूद हैं. रिस्पोंडेंट्स को कंप्लीट क्वेश्चनेयर पे अपना रिस्पांस देना होता है. इसकी आइटम बुकलेट या रिस्पांस शीट भी आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आप एक दफ़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं ऑनलाइन, तो हम अपने रिस्पांस शीट को MHS को सेंड कर देते हैं फॉर स्कोरिंग और रिपोर्ट आपको भेज दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सेज. विद द सॉफ्टवेयर फॉर्मेट यू कैन इंस्टेंटली जनरेट रिपोर्ट ऑन योर ओन. अब हम इस सॉफ्टवेयर फॉर्मेट के थ्रू हम उस रिपोर्ट को जल्दी से इंस्टेंटली जनरेट कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट क्वेश्चनेयर ऑनलाइन फ्रॉम द साइट ऑफ MHS. So if you want to download this questionnaire, then here is a site, you can go for that to download the sample report PDF form of this scale. The next is cognitive distortions. Cognitive distortions क्या होते हैं? हमारी deviant cognitions होती हैं, values होते हैं, beliefs होते हैं, जो कि sexual offenders ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने deviant behaviors को justify करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड मोलेस्टर कहता है कि अगर हम बच्चे के साथ एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप रखते हैं और उसके साथ हम सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम बच्चे को सिखा सकें कि सेक्स क्या होता है. इसी तरह से अगर हम इंसेस्ट ऑफेंडर्स की बात करें तो वो क्लेम करेंगे, इट वॉज बेटर फॉर हर टू हैव हर फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद मी सिंस आई लव हर, ओके, रेदर देन विद सम टीनेजर हु वुड जस्ट वांट टू यूज़ हर. क्योंकि अच्छा है कि उसने मेरे साथ ऐसा रिलेशन रखा, इससे तो बेहतर है कि वो किसी टीनेजर के साथ रखता जो कि उसको बस यूज़ करता, जबकि मैं तो उससे प्यार करता हूँ. Both these child molesters are reporting cognitive distortions that are self-serving and inhibit them from taking full responsibility for their offenses. Next one is empathy, जिसको हम ट्रीटमेंट में कंट्रोल करते हैं. That is, empathy is the ability to perceive others' perspectives and to recognize and respond in a compassionate way to the feelings of others. Cognitive distortions can cause empathy problems in sexual offenders because they minimize the amount of harm they have done. They do not think the victim has suffered and therefore they do not empathize with the victim. उनको विक्टिम के साथ कोई एम्पैथी नहीं होती क्योंकि वो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर देते हैं, या उनके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ही ऐसे होते हैं जिससे उनको ये बिलीव होता है कि इससे विक्टिम को कोई हार्म नहीं हुआ, सो उसको उनकी फीलिंग्स के साथ भी कोई ख़ास लगाव नहीं है, या वो विक्टिम की फीलिंग्स को रिकग्नाइज करने से इनकार कर देते हैं. सो दैट इज़ एम्पैथी.
मेजर्स ऑफ एम्पैथी हैव फोकस्ड ऑन सेल्फ रिपोर्ट स्केल्स। अब हम एम्पैथी को भी सेल्फ रिपोर्ट स्केल के थ्रू ही मेजर करते हैं, जैसे कि रेप एम्पैथी स्केल, जिसको डिट्स, ब्लैकवॉल, डेले एंड बेंटले ने 1982 में इंट्रोड्यूस करवाया। रेप विक्टिम एम्पैथी स्केल REMV, इसका रिवाइज्ड वर्जन, लेटेस्ट वर्जन स्मिथ एंड फ्रीज ने इंट्रोड्यूस करवाया इन 2003। ये असेस करता है दैट हाउ पार्टिसिपेंट्स फील अबाउट अ रेप विक्टिम एंड कंसिस्ट्स ऑफ 18 आइटम्स दैट मेजर एम्पैथी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेप। अब इस स्केल में क्या है, आपके पास 18 आइटम्स हैं और इसमें हम एम्पैथी को मेजर करते हैं ड्यूरिंग द रेप एंड आफ्टर द रेप। Then, originally participants indicated their level of agreement with each item on a 7-point Likert type scale, that is strongly disagree to strongly agree. Likert type scale है जिसमें participant अपनी agreement level को show करता है. Higher scores indicated higher empathy, and these items are reverse code in this scale. Again, you can download this scale from this site in the PDF form if you are interested to know about that scale further, that what kind of statements are included in this scale. The next one is social skills. Sexual offenders lack a variety of social skills, including self-confidence in interpersonal relations, capacity of intimacy, assertiveness and dealing with anger. So ये सारी social skills का काफ़ी lack होता है sexual offenders में. Treatment programs for sexual offenders vary in terms of which social skill deficits are targeted. जब हम social skills के हवाले से इनकी ट्रीटमेंट करते हैं तो हम स्पेशली टारगेट कर लेते हैं कि हमें कौन सी social skill पे फोकस करना है जिसका काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट है उस पर्सन में या उस ऑफेंडर में. Some programs focus on anger and communication skills. उसमें से कुछ प्रोग्राम्स का ज़्यादातर फोकस होता है कि वो उनकी एंगर और कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करें और उनको इन्हांस करें, एंगर को कंट्रोल करें. जबकि कुछ और ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स का फोकस होता है या उनका टारगेट होता है कि वो उनकी रिलेशनशिप स्किल्स को इन्हांस करें, उसको इम्प्रूव करें, उनके एंगर को कंट्रोल करें और उनकी सेल्फ एस्टीम को थोड़ा बिल्डअप करें, और अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको अंडर कंट्रोल लेकर आएँ. The next is substance abuse. It is likely that some sexual offenders use alcohol to facilitate offending by reducing their inhibitions. Self-report measures are often used to assess problems with alcohol and drugs. अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ sexual offenders यूज़ करते हैं अल्कोहल का ताकि वो अपनी ऑफेंडिंग को फैसिलिटेट कर सकें और अपनी इनहिबिशंस को रिड्यूस कर सकें. सो इसको भी हम एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर के थ्रू असेस करते हैं कि उन्होंने अल्कोहल या ड्रग यूज़ की या नहीं की, अगर करते हैं तो कितना फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं उसका. सेक्शुअल ऑफेंडर्स with substance abuse problems are often referred to substance abuse programs. अगर ऑफेंडर सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, एडिक्शन है उसको किसी भी सब्सटेंस की, तो हम ज़्यादातर उसको सब्सटेंस अब्यूज़ प्रोग्राम्स के थ्रू ट्रीट करते हैं. These programs are usually based on the relapse prevention model developed by Marlett and his colleagues. तो ज़्यादातर हम इस तरह के प्रोग्राम्स जो कि सब्सटेंस अब्यूज़ प्रोग्राम्स हैं, इसको रिलैप्स प्रिवेंशन मॉडल के थ्रू हम इनको ट्रीट करते हैं, जो कि डेवलप किया था मार्लेट और इसके कोलीग्स ने. रिलैप्स प्रिवेंशन है क्या? इट्स अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिज़ाइन टू प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ एन अनडिजायर्ड बिहेवियर. यहाँ पर हम जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है उसकी अक्रेंस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको प्लान किया गया है, उसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है. प्रोग्राम्स विद द रिलैप्स प्रिवेंशन, जिसको हम आरपी कहते हैं, इसके कंपोनेंट ज़्यादातर दो मेन पार्ट्स पर कंसिस्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में ऑफेंडर्स को कहा जाता है कि वो अपने इमोशनल या सिचुएशनल रिस्क फैक्टर्स को एनलिस्ट करें, उसको लिखें, जिसकी वजह से उनको फैंटेसीज होती हैं, मतलब घृणे या अजीबोगरीब ख्वाब देखते हैं अबाउट सेक्स, या फिर सेक्सुअल एब्यूज़ को एक्चुअली कमिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, for a rapist, perhaps feelings of anger toward women would be a risk factor. Risk factor क्या है कि उसको औरतों को देख के गुस्सा आ जाता है. That's why he commit crime.
एक चाइल्ड मोलेस्टर के लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि उसने बच्चे को अकेला देखा बेंच पर बैठे हुए, या फिर उसे अकेले कहीं खेलता हुआ देखा, या फिर उसने बच्चों को देखा कि वो प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, चाइल्ड मोलेस्टर्स के सिचुएशंस हैं जहाँ पर उसका बिहेवियर ट्रिगर हो जाता है। सेकेंड कंडीशन या सेकेंड पार्ट इसका ये है जिसमें हम ऑफेंडर्स को कहते हैं कि वो एक ऐसा प्लान डेवलप करें जिससे वो मोर अप्रोप्रिएटली अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं। किस तरह से उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, किस तरह से अपने इमोशंस को फील करना है, उसके साथ मीटअप करना है इन अ वेरी प्रो सोशल वे। मतलब वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको यूज़ करके वो अपने बिहेवियर्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं जो ज़्यादातर सोशली एक्सेप्टेबल हों, और वो कौन से वेज हैं जिनको उनको अवॉइड करना है या उनसे कोप करना है अगर वो हाई रिस्क सिचुएशंस में चले जाते हैं। सो दैट टू पार्ट्स आर on the side of offenders. They have to do that. Now the question is how the relapse prevention model has been applied with sexual offenders. हम relapse prevention model को किस तरह से sexual offenders पे apply कर सकते हैं? Relapse prevention is a self-control program designed to teach sexual offenders to recognize risky situations that could lead to reoffending and to learn coping and avoidance strategies to deal with those situations. So, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक सेल्फ कंट्रोल डिज़ाइन प्रोग्राम है जिसमें सेक्सुअल ऑफेंडर्स को हम टीच करते हैं कि वो रिस्की सिचुएशंस को रिकॉग्नाइज करें और अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज़ या कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को भी आइडेंटिफाई करें कि वो किस तरह से इन सिचुएशंस को डील कर सकते हैं अगर उन्हें डील करना पड़े तो। The RP model was initially developed for the treatment of addictive behavior such as smoking, alcohol abuse and overeating. So RP model सबसे पहले डेवलप किया गया था एडिक्टिव बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह के स्मोकिंग है, अल्कोहल एब्यूज़ है या फिर ओवर ईटिंग है। लेकिन अब इस रिलैप्स प्रिवेंशन को सेक्सुअल एब्यूज़ ऑफेंडर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है ताकि वो रीओफेंड ना करें। Sexual offenders are asked to develop a personalized sexual offense cycle that identifies their pre-offense thoughts, feelings, and behaviors. At each step of the cycle, the offenders generate options or alternative behaviors that interrupt the offense cycle. यहाँ पर सेक्स ऑफेंडर्स को कहा जाता है कि वो एक ऐसा साइकिल डेवलप करें और उसमें आइडेंटिफाई करें अपनी ऑफेंस कमिट करने से पहले की थॉट्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर्स को, और वहाँ पे ईच हर साइकिल को उन्होंने जनरेट भी करना है, साथ साथ उन्हें ऐसी ऑप्शंस भी देनी है या ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स भी देने हैं जो इस ऑफेंस साइकिल को इंटरप्ट कर सके और उनके बिहेवियर्स को वहाँ पे कंट्रोल कर सके। मींस जो भी वो सिचुएशंस बता रहे हैं प्री ऑफेंस के बाद से, प्री ऑफेंस की, उसके साथ उन फीलिंग्स का ऑल्टरनेट भी देना है कि अब वो इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते थे। RP is not considered a cure, but it helps the sexual offender manage the urge to offend sexually. RP is a way of teaching sexual offenders to think and look ahead to prevent committing another sexual offense. So ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये आपको completely क्योर कर देगा। बेसिकली ये एक टीचिंग है जिसमें हम ऑफेंडर्स को इस काबिल बना देते हैं कि वो थिंक कर सके और अपने कमिटिंग बिहेवियर जो सेक्सुअल ऑफेंस है उसके कमिटिंग बिहेवियर को प्रिवेंट कर सकें। For RP to be successful, the sexual offender must be motivated to stop offending. So RP स्टार्ट करने से पहले सेक्सुअल ऑफेंडर का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है कि वो वाकई ही अपनी ऑफेंडिंग को कंट्रोल करना चाहता है। The following are some relevant terms that are used in the figure which are associated with relapse prevention. So what are the sequence of events leading to the relapse in a child molesters? So let's see the situations or events in this picture. सबसे पहले उनका लाइफस्टाइल इम्बैलेंस होता है, उसके बाद फीलिंग्स आती हैं डेप्रीवेशन की, आग्स और क्रेविंग आकर होती है कि बस उनको हर हाल में करना है, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, इररेलेवेंट डिसीजंस होते हैं एंड दे गो फॉर अ ड्राइव और दे गो फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट एंड एट्सेट्रा।
वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वो किसी हाई रिस्क की सिचुएशंस में चले जाते हैं जहाँ पर वो किसी भी प्लेग्राउंड में बच्चों को खेलता हुआ देख के रुक जाते हैं। सो हियर इज़ द सिचुएशन ट्रिगर जहाँ पे उन्हें हम कॉपिंग रिस्पॉन्सेस सिखाएंगे। कॉपिंग रिस्पॉन्सेस अगर वो सीख जाते हैं अच्छे से तो उनकी रिलैप्स की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर वो अपने कॉपिंग रिस्पॉन्स को यूज़ नहीं करते, कोई भी कॉपिंग रिस्पॉन्स यूज़ नहीं किया, तो फिर क्या होगा, इनकी फैंटेसीज अबाउट सेक्स विद चाइल्ड लैप्स कर जाएंगी, दोबारा से आ जाएंगी। एंड द एब्सेंटीज वायलेशन इफेक्ट्स फील ही हैज़ फेल्ड ट्रीटमेंट, और उसको ऐसा फील होगा कि उसकी ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल फेल हो गई है, और इससे रिलैप्स की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। सो कॉपिंग रिस्पॉन्सेस को बहुत अच्छे से उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बना देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो किसी भी रिस्की सिचुएशन में चला जाए वो अपने कॉपिंग रिस्पॉन्सेस को अच्छे से यूज़ करे, तभी वो अपने रिलैप्स की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज कर सकेगा। अगर वो कॉपिंग रिस्पॉन्स यूज़ नहीं करता तो रिलैप्स की प्रोबेबिलिटी पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो द प्रॉपर एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। After the relapse prevention, the next therapy is aversion therapy. Aversion therapy में हम पेयरिंग कर देते हैं, जिस तरह से हम क्लासिकल कंडीशनिंग में पेयरिंग कर देते हैं दो स्टिमुलस की, बिल्कुल इसी तरह एवर्जन थेरेपी में भी हम दो स्टिमुलस की आपस में पेयरिंग कर देते हैं कि जब भी वो किसी डेविएंट फैंटेसीज में जाएगा या उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो जो हमने उसकी कंडीशनिंग कर दी होगी वो उसको रोक देगी। अब ये होती कैसे है? For example, in aversion therapy, the offender is sometimes given an aversion substance to smell. For example, ammonia. Whenever he has a deviant sexual fantasy, जब भी किसी ऑफेंडर को डेविएंट सेक्सुअल फैंटेसी होगी, हम उसको एक सब्सटेंस जिसको अमोनिया कहते हैं वो उसको सुंघा देंगे। अब सूंघने से क्या होगा, उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी कि जैसे ही डेविएंट सेक्सुअल फैंटेसीज में बंदा जाएगा उसको साथ ही उस स्मेल की फीलिंग्स आएंगी और उसकी डेविएंट फैंटेसीज की तरफ जो अट्रैक्टिवनेस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सो दैट इज़ द एवर्जन थेरेपी। जिस तरह किसी खाने को हमने खाया है और उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी उस खाने को खाएंगे तो हमें वो पिछले वाला एक्सपीरियंस याद आ जाएगा और हम उस खाने को खाने से इनकार कर देंगे, चाहे वो अच्छा बना हो, बट आपकी कंडीशनिंग हो गई है बहुत पहले से उस खाने के साथ, तो आप उसको नहीं खाएंगे। तो बिल्कुल उसी मेथड को हम यूज़ करते हैं सेक्सुअल ऑफेंडर्स के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एवर्जन थेरेपी। The underlying goal is to reduce the attractiveness of these deviant fantasies by pairing them with a negative event. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव इवेंट के साथ इन दोनों उनके deviant fantasies को पेयर कर देते हैं। When combined with psychotherapy, pharmacological interventions appear to be effective at suppressing deviant sexual desires. सो जब हम इस साइकोथेरेपी को फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के साथ पेयरिंग कर देते हैं या कंबाइन कर देते हैं तो इससे बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, जिससे डेविएंट सेक्सुअल डिज़ायर्स को हम काफ़ी हद तक सप्रेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटेड एंड अनट्रीटेड सेक्सुअल ऑफेंडर्स। क्या होगा अगर सेक्सुअल ऑफेंडर्स अपना ट्रीटमेंट पूरा करवाते हैं, ट्रीटमेंट को अधूरा छोड़ देते हैं या नहीं करवाते? तो कहा ये जाता है वो सेक्सुअल ऑफेंडर जो रिफ्यूज़ कर देते हैं ट्रीटमेंट को या कहीं भी दरमियान में ड्रॉप आउट हो जाते हैं ट्रीटमेंट में, तो उनका सेक्सुअल बिहेवियर जो है या सेक्सुअल डेविएंट बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, वो काफ़ी रीऑफेंडिंग रेट्स उनके काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज हु कम्प्लीटेड द ट्रीटमेंट। The more effective treatment of sex offender is called core SOTP, Sex Offender Treatment Programs. The main approach to treating a sex offender in the UK is the Sex Offender Treatment Programs used by HM Prison and Probation Services. SOTP is one of many accredited offending behavior programs that exist to reduce the risk of reoffending by those in prison and on probation. An accredited program is a series of activities aimed at working with offenders to reduce reoffending. तो यहाँ पर एक series of activities है जहाँ पर हम वर्क करते हैं offenders के साथ और उनकी reoffending को reduce करते हैं. Being accredited demonstrates that these programs are evidence-based and have undergone strict scrutiny.
SOTP programs were first used in prisons in 1991 and take a cognitive behavioral approach to the treatment using structural group work typically facilitated by the forensic psychologist. तो SOTP प्रोग्राम्स को मोस्टली फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं और इससे फैसिलिटेट करते हैं वो ऑफेंडर्स को और उस इंस्टीट्यूट को और रीऑफेंडिंग को रिड्यूस करते हैं इस ट्रीटमेंट के थ्रू. What is the mode and context of delivery of SOTP program? The treatment method is broadly cognitive behavioral. जैसे हमने बात की cognitive behavioral इसका treatment method है. इस method में हमारा aim होता है कि हम offending के pathways को intervene करें, उनके attitudes को restructure करें, उनके sexual offending behaviors को परमिट करें और उनके प्रीवियस डिसफंक्शनल बिहेवियर को चेंज करेंगे बाय बिल्डिंग न्यू स्किल्स एंड रिसोर्सेज. दिस इज अ ग्रुप बेस्ड ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर 9 एडल्ट मेल सेक्सुअल ऑफेंडर्स इन कस्टडी सेटिंग. कस्टडी सेटिंग में हम एक ग्रुप बनाते हैं जो कि 9 लोगों का होता है और उन पे हम ये ट्रीटमेंट अप्रोच अप्लाई करते हैं. इस प्रोग्राम के कोग्निटिव एस्पेक्ट में इन्वॉल्व है कि पर्सन अपने पैटर्न्स को डिस्टॉर्टेड थिंकिंग के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करे और ये समझे और अंडरस्टैंड करे कि उसने जो भी एक्ट किया वो इलीगल था और इससे विक्टिम के ऊपर किस तरह के असरात हुए या क्या इम्पैक्ट हुआ विक्टिम को उसको भी अंडरस्टैंड कर सके. द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ ट्रीटमेंट. पहले हमने कोग्निटिव कंपोनेंट की बात की, अब हम बिहेवियरल कंपोनेंट की बात करें कि इसमें हम उनके बिहेवियर को रिड्यूस करते हैं जिसमें उनको किसी भी बच्चे या एडल्ट को देख के फैंटेसीज इनअप्रोप्रिएट फैंटेसीज शो होती हैं या सेक्सुअल अराउजल होता है उसको उस बिहेवियर को वो रिड्यूस कर सकें. सो पहले अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करेंगे और बिहेवियर विक्टिम के ऊपर क्या बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे. दैट इज़ अ कॉग्निटिव एस्पेक्ट. और बिहेवियरल एस्पेक्ट में वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे, अपनी फैंटेसीज को कंट्रोल करेंगे. SOTP की एक वाइड रेंज अवेलेबल है जिसको हम ऑफेंडर्स के रिस्क लेवल के अकॉर्डिंगली टेलर कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं. प्रोग्राम्स एग्जिस्ट स्पेशली फॉर प्रिजन यूज़. इसको हम स्पेशली यूज़ करते हैं प्रिजन्स में या फिर कम्युनिटी में या फिर सेक्शुअल ऑफेंडर्स के लिए जिनको लर्निंग या सोशल डिफ़िकल्टीज़ का प्रॉब्लम है. Some are very intensive and others low intensive aimed at long-term prisons. A particular positive aspect of this type of treatment is that completion rates of the programs are relatively high with few dropouts. इस ट्रीटमेंट का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ये ट्रीटमेंट मोस्टली कंप्लीट होता है और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने में मिलते हैं और इस ट्रीटमेंट में ड्रॉप आउट्स बहुत कम होता है. But also be sure that there are no negative effects of a particular treatment program. आप जो भी ट्रीटमेंट प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं अपने क्लाइंट के ऊपर उसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए आपके क्लाइंट पर या आपके पेशेंट पे या ऑफेंडर पे. द की फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई. अब वो कौन से की फैक्टर्स हैं जो हम इस प्रोग्राम को अप्लाई करने से पहले आइडेंटिफाई करते हैं. दीज आर deviant sexual arousal, sexual preoccupation, weak commitment to avoiding reoffending, cognitive distortions which support offending, limited or inappropriate reactions to victim distress, impulsive or antisocial lifestyle, difficulty in recognizing personal risk factors, difficulty generating or enacting coping strategies for personal risk factors, deficits in personal or interpersonal problem solving skills for risk factors, social support for sex offending, poor emotional control, emotional loneliness, limited or inappropriate intimacy skills, for example dealing with disclosure, jealousy, like that, dysfunctional schemas linked to early attachment experiences, for example suspiciousness. Last, history of drug or alcohol abuse.
सो ये वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई कर लेना है, और ये सारे रिस्क फैक्टर्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो नहीं सुना तो उसको लाजमी सुन लें। तो ये की फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम थेरेपी अप्लाई करेंगे। अब इस प्रोग्राम की इंटेंसिटी क्या है और आप टारगेट ग्रुप के साथ किस तरह से इंगेज होते हैं। सो द कोर SOTP प्रोग्राम के 84 सेशंस होते हैं। हर सेशन की लेंथ ऑल अबाउट 2.5 घंटे होती है और हम हफ्ते में 5 बार सेशन लेते हैं। नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरवेंशन। The core SOTP helps offenders develop understanding of how and why they have committed sexual offenses. The treatment targets include evidence-based dynamic risk factors for sexual recidivism as set out by Mann, Hansen and Thornton in 2010. The program also increases awareness of victim harm. The main focus is to help the offender develop meaningful life goals and practice new thinking and behavioral skills that will lead him away from the offending. The program is broken down into 20 blocks. In block number 1, the principal target is to create a good basis for the establishment of group cohesion, pro-change norms and positive relationship between group members. सबसे पहले हमने एक ग्रुप क्रिएट करना है जिसकी बेसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ग्रुप मेंबर्स के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप करना है. Then in block number 2, the principal target of this session is to begin the process of identifying and challenging pro-offending thinking. तो यहाँ पर हमने थिंकिंग, प्रो ओफेंडिंग थिंकिंग, ओफेंड क्रिएट करने के बाद की जो भी उनकी थॉट पैटर्न्स थे उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको चैलेंज करना है ब्लॉक 2 में. ब्लॉक 3 में क्या करेंगे? द प्रिंसिपल टारगेट ऑफ दिस ब्लॉक इज टू टीच पॉजिटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड इंट्रोड्यूस ग्रुप मेंबर्स टू एन एक्शन प्लान फॉर प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव कॉपिंग विच कंटिन्यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम. अब जबकि उन्होंने अपने प्रो ओफेंडिंग थिंकिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब यहाँ पर वो इसकी एक कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे, पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे और उन ग्रुप मेंबर्स को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो किस तरह से इन कोपिंग स्ट्रैटेजीज को एक्शन में लेके आ सकते हैं, और इन सारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे, कहीं पे भी ब्रेक नहीं लेंगे ताकि ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएं. Then in block 4, the principal target of this block is for group members and therapists to identify etiological factors contributing to their sexual offending. अब वो कौन से etiological factors हैं, environmental factors हैं जो उनकी sexual offending में contribute करते हैं, उनको अब हमने identify करना है, ग्रुप के members ने भी और therapists ने भी. Then in block 5, the principal target of this block is for each group member to verbalize an accurate account of his offending behavior, identifying triggering events, relevant emotions, behaviors and cognitions present in the offense pathway. अब कौन से उनकी offense pathway में कौन से behaviors, cognitions, emotions, triggering events और वो कौन से behaviors हैं जो इन सारे pathways में involve होते हैं, उन सब को identify करना है. Then in block 6, the principal target of this block is to increase awareness of the relevance of deviant sexual fantasy to offending and to increase motivation to abandon deviant fantasy and develop non-deviant fantasy material. Then in block 7, the principal target of this block is for group members to identify patterns in their personality and personal functioning related to their offending behavior and to begin to raise their awareness of the need for change in these areas. अब वो कौन से personal functioning areas हैं जो उनके इस behavior के पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, जिनकी वजह से ये वाला behavior बिगिन हुआ, रेज हुआ. हम उस अवेयरनेस को इंक्रीज करेंगे ताकि वो उन एरियाज में अगर कुछ चेंज लाना है तो वो किस तरह से लाएंगे. Then in block 8, the purpose of this block is to build on insights gathered in block 1 to 7 and to formally begin the process of change.
where targets for new behaviors and ways of thinking are first set. So ब्लॉक 1 से 7 तक हमने जितनी भी सारी इंसाइट गैदर की, बिल्डअप की, हम उसके प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे कि अब वो इनमें चेंजिंग्स लाना शुरू करें और अपने बिहेवियर्स को टारगेट कर लें कि बिहेवियर्स को किस तरह से चेंज करना है, और उनको हम थिंकिंग पैटर्न्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसका एक सेट बना लेंगे कि उनको इन थिंकिंग पैटर्न्स और बिहेवियर्स को सबसे पहले सेट करना है और इसको चेंज करना है. In block 9, the principal target of this block is to enhance motivation to change. यहाँ पर हम ऑफेंडर्स में मोटिवेशन क्रिएट करेंगे कि वो वाकई खुद को चेंज करना चाहते हैं और उन्हें करना चाहिए. इन ब्लॉक 10, 11, 12 एंड 13, इन 4 ब्लॉक्स में हमारा टारगेट ये होता है कि उनके जो अंडरमाइन बिलीव्स होते हैं कि किसी को अब्यूज़ करने से उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आए, या ग्रुप मेंबर्स के जितने भी विक्टिम्स थे उन पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, इस तरह के बिलीव्स को हम अंडरमाइन करेंगे और उनको चेंज करेंगे. ब्लॉक 14, the principal target of this block is to establish each individual's risk factors for future offending. तो हम यहाँ पर हर इंडिविजुअल के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इस्टेब्लिश कर लेंगे कि अगर वो इस तरह की रिस्की सिचुएशंस में जाते हैं तो उन्हें किस तरह से उनको कंट्रोल करना है ताकि वो फ्यूचर ऑफेंडिंग से बच सकें. ब्लॉक 15, the principal target of this block is to set inspiring goals for change that are incompatible with future offending. तो हम यहाँ पर इस तरह के इंस्पायरिंग गोल्स सेट कर देंगे जिससे वो अपने इनकम्पैटिबल बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स या इमोशंस को कंट्रोल कर सकें ताकि वो फ्यूचर में ऑफेंड कमिट ना करें. देन इन ब्लॉक 16, the principal target of this block is to improve coping behaviors for risk factors. किसी भी रिस्क फैक्टर्स में जाते हैं तो उन्हें किस तरह से अपने कॉपिंग बिहेवियर्स को यूज़ करना है, क्योंकि हम इसको स्टार्ट से ही यूज़ करते आ रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल लास्ट तक. तो यहाँ तक आते आते उनका कॉपिंग बिहेवियर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा और वो फ्यूचर में रिस्क फैक्टर्स में जाएंगे तो अपने कॉपिंग बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि अब वो 80 सेशन क्योंकि हम ले रहे हैं तो अब तक तो वो उनके पर्सनालिटी का अच्छा खासा पार्ट बन जाएंगे. Then in block 17, the principal target of this block is to teach the skill of goal lettering. अब उनको अपनी स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करना है और अपने गोल को अचीव करना है, यहाँ पर वो सारी स्किल्स यहाँ इन टारगेट पॉपुलेशन को सिखाई जाएंगी. ब्लॉक 18, the principal target of this block is to prepare group members for lapses. अब यहाँ पर हम ग्रुप मेंबर्स को लैप्सेस के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनको सिचुएशंस में लेके जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने कॉपिंग स्ट्रेटजीज को कितना अच्छा यूज़ किया, उनके बिहेवियर्स का लैप्स होता है या नहीं होता. इन ब्लॉक 19, the principal target of this block is to improve coping behaviors for risky factors. अब वो किसी भी रिस्की फैक्टर्स में जाते हैं क्योंकि हम उनके लैप्सेस को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ले जाने के बाद हम दोबारा से उनके कोपिंग बिहेवियर्स को इम्प्रूव करेंगे, दोबारा से उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे ताकि रिलैप्स ना हो. देन इन ब्लॉक 20, the principal target of this block is to enhance motivation for continued behavior change. ब्लॉक 20 में हम उनकी मोटिवेशन को इन्हेंस करेंगे, बकअप करेंगे कि वो फ्यूचर में किसी भी रिस्की सिचुएशन में जाते हैं तो उनका ये चेंज बिहेवियर कंटिन्यू रहेगा, वो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कॉपिंग स्ट्रेटजीज को अच्छे से यूज़ करेंगे, रिस्की बिहेवियर्स सिचुएशंस या इन्वायरमेंट को अवॉइड करेंगे या उससे डील करना सीखेंगे. तो हम ये सारी मोटिवेशन उनमें दोबारा से इन्हेंस करते हैं और उनको अच्छे से सिखा देते हैं that they have to do that, they have to control their behavior, they have to control their aggression and they have to control to avoid to go in the risky situations. अब इस सारी ट्रीटमेंट की इवैल्यूएशन क्या है, क्या रिजल्ट्स आते हैं इसके. Large scale research indicates that sex offenders who receive treatment in both prison and community setting have a lower sexual reconviction rate than those who do not receive treatment. तो वो सारे ऑफेंडर जो इस ट्रीटमेंट को रिसीव करते हैं
उनके अंदर सेक्सुअल रिकन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा लो होती है एज़ कम्पेयर टू दोज जो इस ट्रीटमेंट को रिसीव नहीं करते। Cognitive behavioral treatment is the most effective, especially if paired with pharmacological treatment. अगर हम यहाँ पर हार्मोनल ड्रग्स भी यूज़ करते हैं उनके सेक्सुअल ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए विद द कोग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। मीन्स इन दोनों का अगर हम पेयर करके यूज़ करें। अदर अप्रोचेस लाइक साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड नॉन बिहेवियरल ट्रीटमेंट जनरली डू नॉट रिड्यूस कन्विक्शन। इसके अलावा हम साइकोथेरेपी, काउंसलिंग या नॉन बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो इन अप्रोचेस के बहुत कम रिजल्ट्स आते हैं। ओफेंडर मोस्टली रीओफेंड कर जाता है और रिलैप्सेस उसमें आपको नज़र आते हैं। सेक्स ऑफेंडर प्रोग्राम्स विच फॉलो द रिस्क, नीड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स लीड टू द लार्जेस्ट रिडक्शंस इन रिकन्विक्शन। सो इस तरह के सेक्सुअल प्रोग्राम्स जहाँ पे हम रिस्क को, उनकी नीड को, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स को टारगेट करते हैं, वहाँ पर रिकन्विक्शन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। मीडियम एंड हाई रिस्क सेक्सुअल ऑफेंडर्स बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट। सो इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंडर जो बहुत मीडियम या हाई रिस्क की सिचुएशंस में होते हैं उनको इस ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो द कोर SOTP प्रोग्राम इज़ वेरी बेनिफिशियल for those who receive this treatment. 2005 में वैकलिंग, वेबस्टर एंड मैन ने एक सर्वे किया जहां पर उन्होंने ऐसे 46 मेंस को सर्वे किया जिन्होंने कोर SOTP प्रोग्राम अटेंड किया था, और उन्होंने ये फील किया कि इस प्रोग्राम के बाद उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेन किया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले उनको। ऑफेंडर्स ने ये फील किया कि उनकी ऑफेंसेस को लेके जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई, कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो गई। इसके अलावा इस ऑफेंस के विक्टिम्स पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग उनकी इंक्रीज़ हुई, और उन्होंने ये भी लर्न किया कि उनको डिफरेंट सिचुएशंस को किस तरह से कोप अप करना है फ्यूचर में। सो ये सारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स पढ़ने के बाद एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है दैट हाउ इफेक्टिव आर ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स इन रिड्यूसिंग रेसिडिविज्म अमंग्स सेक्स ऑफेंडर्स। तो आप सारी ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स को याद रखेंगे, कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स हैं और कौन सा ट्रीटमेंट प्रोग्राम ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सा इफेक्टिव नहीं है फॉर द सेक्स ऑफेंडर्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू इंक्लूड, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए या याद रखने चाहिए। Your answer will begin with a brief introduction that defines sexual offending and identifies why treatment programs are required. You will also need to state which treatment programs you will discuss and how you will answer the question. The main section of your essay will then critically discuss each of the treatment programs with reference to evidence for and against their effectiveness. You will need to identify the strengths and limitations of each treatment program. You may also like to discuss the strengths and limitations of risk assessment in your answer. It is very important that you remember to cite evidence for and against the effectiveness of each program. आपने वो एविडेंस कहाँ से लिए, किस आर्टिकल से उठाए, उसकी साइटेशन देना भी ज़रूरी है। This will allow you to establish a critical academic debate and weight up the effectiveness of the interventions. It will also enable comparison between the various programs. This should then lead into a clear, persuasive and evidence-based conclusions. So आप इसके आंसर में एक कंपैरिजन टाइप टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं तो ये इफेक्ट्स आते हैं, ये करते हैं तो ये, और ये वाली ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं तो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन आप लास्ट में निकाल लेंगे, उसकी एक समरी प्रिपेयर कर लेंगे कि क्या एविडेंसेस हैं और किस तरह के रिजल्ट्स हैं इन ट्रीटमेंट्स के। I hope all is very much clear now and easily understandable, but still if you have any question then write that down in the comments below. I will try my best to give the answer. So before going anywhere, please subscribe the channel and give thumbs up if you like the video. आपके लाइक करने से ये वीडियो उन सब तक लोगों तक भी पहुंच जाएगी जो इस सेक्सुअल ट्रीटमेंट को समझना चाहते हैं। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।